नमस्कार। जया लिटरेचर में आपका पुनः स्वागत है। शिवानी द्वारा लिखित पुष्पहार कहानी के पहले भाग में आपने सुना था कि श्रीधर दुर्गी और उसकी भाभी को जीप में बैठाकर उनके घर तक छोड़ने जाता है। रास्ते में जो घटना होती है अब हम वहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए सुनिए कहानी पुष्पहार भाग 2। और मैं हूँ जयंती। फिर ऐसे सधे अंदाज से उसने माला फेंकी कि ठीक दुर्गी के गले में पड़ गई। पल भर को दुर्गी का चेहरा लाल पड़ गया, पर फिर हंसकर सचमुच ही माला दुम्बे को खिलाने लगी। मुझे यहीं उतार दो दीदी, उसने थोड़ी ही दूर जाकर कहा। बहती नदी से लगी पंचक्की थी और उसी से लगा था दुर्गी का घर। वह उतर गई तो भौजी ने उसे सब बतला दिया। जब उसने रिश्ता फेर दिया तो उसका विवाह उसने एक फौजी सूबेदार से कर दिया। कुंवारी सुंदरी बहन को कब तक घर में बिठाए रखती। सूबेदार दुहेजू था, पर 3 भैंसें थीं, कई थान भेड़ बकरियां थीं और फिर पंचक्की भी उसी की थी। पर छोकरी का भाग जो साथ लगा था, पाकिस्तान की लड़ाई से तो वह सकुशल लौट आया, लेकिन घर में चुभी एक नन्ही कील ने बायां पैर कटवा दिया। तब से लंगड़ा दिन रात नशे में डूबा पड़ा रहता है। दुर्गी ही घर और बाहर का काम संभालती है। उस बार 2 दिनों के लिए घर आया मंत्री 8वें दिन लौटा, और फिर तो उसका हर महीने एक न एक चक्कर लगता था वह अपने ग्राम को डिज्नीलैंड ही बनाकर छोड़ेगा। देखते ही देखते कच्ची सड़क ने केंचुली उतार दी। फक फक करता बुलडोज़र निरीह पहाड़ी घाटियों का कलेजा रौंदने लगा। पीपे के पीपे कोलतार की मोटी तहों ने पीली धूप भरी सड़कों पर शहरी व्याधि की स्याही फेर दी। डायनामाइट की दिल दहलाने वाली गर्जना से आए दिन त्रस्तगिरी कंदराएं गूंजने लगी। फिर नई बनी क्षीण कलेवर की सड़क पर अफसरों की जीप गाड़ियां आईं। मंत्री की झंडा लगी बनी ठनी वेश्या सी इठलाती चमकती गाड़ी, और फिर आईं देश विदेश के पर्यटकों से लदी लग्जरी बसें। देखते ही देखते वह ग्राम हवाई द्वीप सा ही प्रसिद्ध हो उठा, जहाँ का शुद्ध पहाड़ी घृत अपनी पावन सुगंध की सुख्याति कभी दूर दूर तक फैलाता आया था, अब चूर की मिलावट से अपने सुनाम पर कालिख पोतने लगा। पास ही में मिलिट्री की एक बड़ी टुकड़ी भी आ गई थी। सीमा के प्रहरी शराब की हुड़क लगने पर धेले टके में ट्रांजिस्टर बेचने लगे, और धीरे धीरे ग्राम के बंदरों ने भी अदरक का स्वाद लेना सीख लिया। जोशरम घाटियाँ कभी परी चांचरियों के मधुर झोड़े गीतों से गूंजती थीं, अब विवशता से फिल्मी गानों से गूंजने लगी। एक लॉन्ड्री खुल गई। जिस ग्राम में मिश्री की डली ही मिठाई मानी जाती थी, वहीं एक व्यापार कुशल हलवाई ने पहाड़ की प्रसिद्ध बाल सिंघोड़ियों की ऐसी भव्य दुकान खोल दी कि लोग शहरियों की भांति मिठाई का स्वाद लेना भूल रंगीन मनमोहक डिन्नों का ही स्वाद लेने लगे। अपनी नवीन अभिसारिका से मिलन के क्षणों की सृष्टि करने में वह स्कॉटलैंड यार्ड के चतुर जासूसों को भी घिस्सा दे सकता था। दोनों कहाँ मिलते हैं, कब मिलते हैं, यह पूरे 1 वर्ष तक कोई नहीं जान पाया। आधी आधी रात को कुमाऊं के बियाबान ग्राम के तलहटी में चौकीदार बने घूमते दुस्साहसी मंत्री गुनगुने पानी की उस झील के किनारे बैठा अपनी प्रेमिका की प्रतीक्षा करता, जहाँ से 1 वर्ष पहले 9 फुटा बाघ नहारे पटवारी के जवान पुत्र को खींच ले गया था। कभी दोनों केवल प्रणय का जिरा बख्तर पहने उस अरण्य की हरितिमा में हरे युगल सर्प से ही लिपटकर एकाकार हो जाते, पर लंगड़ा चौकन्ना हो गया। उदार विधाता जब मनुष्य से उसका कोई अंग छीनता है, तो स्वयं उस क्षतिग्रस्त अंग की क्षमता किसी दूसरे रूप में उसे लौटा भी देता है।
अंधों की दृष्टि क्या उनके स्पर्श में नहीं समा जाती? अपनी इसी अमानवीय घ्राण शक्ति से लंगड़े ने सब कुछ सूंघ लिया। पत्नी की सांकल नित्य की भांति बंद रहती थी, पर वह जंगली बिल्ली सी नीची खिड़की से सटे तिमिल वृक्ष की डालियां पकड़ जिस रस सागर में डुबकियां लेने जाती थी, उसकी सुगंध से उसके नथुने फड़कने लगे। वह नित्य की भांति दोपहर की रोटी पटकने आती तो वह आश्चर्य से सुंदरी पत्नी की अचानक अनजान बन गए चेहरे को एकटक देखता रहता। इतनी बड़ी आंखें तो इसकी नहीं थीं और वास्केट लगता था एक लंबी सांस लेते ही सारे बटन टूट कर रह जाएंगे। कहाँ जाती है तू दिन भर? एक दिन उसने प्रभुत्वपूर्ण स्वर में पूछ लिया। बकरियों को घास चराने, वह उत्तर देकर तीर से निकल गई थी। लंगड़े की आंखों में विवशता के आंसू छलक आए थे और उसने सारी रोटियां उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दी थी। दिन भर साली हरामजादी बकरियों के साथ खुद कैसी कैसी हरी घास चरती है, वह चेहरा देखते ही समझ गया। फिर कई रातों में से बैठकर अभूतपूर्व कौशल से बनाई गई बैसाखी के सहारे लंगड़ा एक रात को पुलिस के कुत्ते की भांति पानी को सूंघता पेड़ों के मोटे तनों में छिप छिप कर उसके जल विहार को देखाया। दूसरे दिन पहुंचा तो पूरा ग्राम पंचों सहित उसके साथ था। वे संभल भी नहीं पाए थे कि भीड़ ने घेर लिया। क्रोध से उत्तेजित लंगड़ा किनारे से ही भद्दी गालियों के पत्थर मार बरसाने लगा। मंत्री सिर झुकाए और गहरे भंवर में उतर गया। जो भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करती थी, वह उसे अश्लील थूक के छींटों से छेदने लगी। रंगे हाथों पकड़े गए चोर की भांति वह सिर झुकाए अदालत में खड़ा था। न उसका कोई गवाह था, न वकील। किंतु दुर्गी गजब के दुस्साहसपूर्ण कौशल से तैरती तैरती किनारे तक आ गई। फिर उसने किसी तीर्थ के खुले घाट पर नित्य नहाने की अभ्यस्त कुलवधुओं की भांति जल में ही किनारे से खींची गई अपनी धोती का तंबूतान बड़े धैर्य से कपड़े पहन लिए। न उसके चेहरे पर लज्जा की एक रेखा थी, न अपदस्थ होने का संकोच। फिर बिना भीड़ की ओर देखे वह अपने प्रेमी को बीच भंवर में छोड़कर लंबी डंगे भरती न जाने किस पगडंडी की भूल भुलैया में ओझल हो गई। पर मंत्री को क्रूर भीड़ ने रेड गार्ड की क्रूरता से बाहर खींच लिया। जिन गलियों से कभी चुनाव जीतने पर उसे नंदा देवी के डोले की भांति सजाकर शंखधर और पहाड़ी दूरी दमामे के साथ जुलूस में ले गए थे, वहीं से उस दिन वह बलि के बकरे सा ही निर्ममता से घसीटा गया। रात भर थप्पड़ घूंसे और लंगड़े की बैसाखी की मार खाकर वह बेदम पड़ा था कि न जाने कहाँ से उसकी माँ को पता चल गया। उसकी मूठ घात और दुनाली बंदूक सी छूटती बारूद की लपकती सी गालियों से पूरा गांव थर-थर कांपता था। हरामियों, वह गर्जी, जब मेरा बेटा मंत्री बना उसने पहले तुम्हारे गांव को ही बम्बई बनाया। कोई अपने लिए तो कोठियां खड़ी नहीं की, उसका यह इनाम दिया है तुमने। हे गोला देवता, मैं भी देख लूँगी और न्याय तुम भी देखना। जिन जिन ने इसे मारा उनकी लड़की का लड़का गाय की बछिया निपुती हों, उनकी रांड बहुएं सोनी मांग और सोनी कलाइयाँ लेकर चिता चढ़ें। सहम कर अपड़ भीड़ जैसे हवा में उड़ गई। बुढ़िया अधमरे पुत्र को घर तो ले गई, पर बेटा रात ही को खिड़की से कूदकर निकल गया। राजगद्दी से विधिवत नीचे खींचकर पटका जाता। इसके पूर्व वह स्वयं ही गद्दी का मोह त्याग वनवासी बन गया। पूरे 2 वर्ष तक उसने असम के साधुओं की चिलमें साधी। फिर तीसरे वर्ष वह गांजे चरस की दम भी असाध्य कलुष की व्यथा को मलिन नहीं कर सकी, तो वह आसनसोल के कोयले की खान में उतर गया। दिन डूबे वह काली खान से काला चेहरा लेकर लौटता तो लगता पिछले कलुष की काली माँ स्वयं दब गई है।
अब यह चेहरा लेकर वह सगी माँ के सम्मुख भी खड़ा होगा तो शायद वह भी भूत समझकर चीख पड़ेगी। यही भूल थी उसकी। पुत्र का चेहरा कितना ही काला क्यों न हो, माँ क्या कभी पहचानने में भूल कर सकती है? कोयले की खान के जिस धमाके के लिए खान के मजदूरों की पत्नियां अपना सुहाग नित्य हथेली में लेकर फिरती हैं, उसी धमाके ने एक दिन देखते ही देखते सैकड़ों मांगों का सिंदूर लूट लिया। मंत्री ने इधर दाढ़ी रख ली थी, अब जली दाढ़ी, झुलसा चेहरा और बुरी तरह सहमा कलेजा लेकर वह स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया और थोड़ी देर बाद डॉक्टरी जांच ने लाश बताकर कोने में पटकवा दिया। वह बोल नहीं सकता था, पर अजली आंख पलकों के नीचे पुतलियां सचेत थीं। एक एक लाश को पहचान कर आत्मीय स्वजन बिलाप से दिशाएं गुंजा रहे थे। हाय, वह लाश समझकर कोने में पटक दिया गया था, फिर भी उसके लिए कोई रोने वाला नहीं था। चुपचाप वह लाशों की बिरादरी से छिटक गया। उसी घिसटते मुर्दे को किसी दयालु ने अस्पताल में पटक दिया तो महीने बाद जब वह निकला तब पेट की वेदना भी हाथ पकड़कर साथ चल दी। फिर न जाने कितनी टिकटहीन यात्राएं की, ट्रक ड्राइवरों से दया की भीख मांगी और आज अपने ग्राम के उदार वृक्ष की छाया में पड़ा था। माँ की, ग्राम की और सबसे बढ़कर दुर्गी की स्मृति उसे सहसा व्याकुल कर उठी। वह बड़ी चेष्टा से उठा और एक एक पेड़ पत्ते को पहचानता अपनी लाश घसीटने लगा। अचानक एक परिचित खिलखिलाहट ने तान कर भाला फेंका जो उसके कलेजे के आर पार हो गया। सामने खड़ी थी एक जीप और उसका द्वार पकड़े दुर्गी खिलखिला रही थी। चालक की सीट पर बैठा एक लंबा चौड़ा फौजी उसे हाथ पकड़ अपनी ओर खींचता पहाड़ी में कह रहा था, देर मत कर दुर्गी, देखती नहीं दिन डूब रहा है, आ बैठ जल्दी। तभी वह झुलसी दाढ़ी लेकर सामने खड़ा हो गया। मानिनी के जिस उपालंब पूर्ण कटाक्ष को मंत्री ने पहचाना वह उसके लिए नहीं, उस फौजी अफसर के लिए था जो उसे गाड़ी में बैठने के लिए कह रहा था। हाय राम, यह तो कोई मुंह झौंसा अजला मुर्दा ही चिता से भागकर आ गया है क्या? वह लपक कर चालक के पार्श्व में बैठ गई। कुछ पलों को वह लंबा तगड़ा फौजी अफसर भी उस प्रेत से कंकाल को देखकर सहम गया। फिर उसने डपट कर पूछा, कौन है बे तू? सरकार, वह गिड़गिड़ाने लगा, बीमार हूँ, अपनी गाड़ी में बिठाकर कुछ दूर पहुँचा दो। उत्तेजित सांस की धौंकनी से झुलसी दाढ़ी, फटे चीथड़े परदेसी पल भर को हिली, पर देखने वाली ने पपड़ी पड़े होठों पर उभरे अतीत के एक भी रसीले स्मृति चिन्ह को नहीं पहचाना। लद जा, फौजी ने बड़ी उपेक्षा से कहा और उसके बैठते ही बड़ी तेजी से गाड़ी उतार कर छोड़ दी। तेज झटके से झुलसी दाढ़ी पल भर को सामने की सीट की मराल ग्रीवा से छू गई। उसके जी में आया वह दोनों कांपते हाथों की माला वैसे ही साध कर उस नाजुक गर्दन में डाल दे जैसे तब डाली थी। कहाँ उतरेगा बे? फौजी ने फिर उसी उपेक्षा से पूछा। पिछली सीट से कोई उत्तर नहीं आया। ले उतर जा, यहाँ हम आगे नहीं जाएंगे। एक अरण्य के मोड़ पर जीप रुकी पर वह नहीं उतरा। क्यों, इसी गाड़ी से मसान तक जाने का इरादा है क्या? फौजी ने बड़ी बेरहमी से उसे खींचकर सड़क पर खड़ा कर दिया। वह उन्मत्त फटी आंखों से एकटक दुर्गी को ऐसे घूरने लगा कि उसने सहम कर फौजी की बाँह पकड़कर कहा, जल्दी चलो, कहीं यह सचमुच ही मुसल्ले चूड़ी वाले का परेत न हो। 2 दिन पहले ही ग्राम के चूड़ी वाले को बाघ खींच ले गया था। जीप अंगूठा दिखाकर चली गई। मंत्री को लगा कोयले की खान में फिर धमाका हुआ है। अदृश्य लपटों में वह झुलस कर गिर पड़ा। जब होश आया तो सूर्य वन वनांतर रंगता धीमी गति से डूब रहा था। 3 घंटे में 3 फरलांग की दूरी पार कर वह घर की देहरी पर खड़ा हुआ तो दोनों पैर ठक ठक कांप रहे थे। कांपते हाथों से उसने सांकल खटखटाई। कौन है, इतनी रात गए?
माँ का कर्कश स्वर सुनते ही वह फिर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। द्वार खुला। सहम कर माँ पहले 2 कदम पीछे हट गई, फिर कंकाल पर झुक गई। जब से बेटा भागा था वह सिरफिरी सी होकर रात भर पूरे ग्राम को गालियां देती रहती थी, पर जिसे पूर्ण रूप से स्वस्थ प्रेमिका नहीं पहचान पाई थी उसे उन्मादिनी माँ ने पहचान लिया। वह पागलों की भांति उसे चूमने लगी। उसी अमृत स्वरूपी चुंबनों की बौछार में उसने बड़े यत्न से मुस्कुराकर माँ का हाथ पकड़ होठों से लगाया और फिर बेहोशी में डूब गया। अरे अभागों, क्या मुँह ताक रहे हो? बुढ़िया चीख चीख कर अदृश्य बिरादरी को न्योत रही थी। देखते नहीं, वह जा रहा है। अरे हरामियों, एक टुकड़ा सोना लेकर आओ भागकर, गंगा जल और तुलसी दल। सुनते नहीं क्या? हाय तुम्हारी कोख जली बहू बेटियां सोनी मांग और सोनी कलाइयाँ लेकर चिता चढ़ें, इस गांव को महामारी चाटे, बज्जर गिरे। ग्रामवासी सोते रहे। उन्मादिनी वृक्षा का तो यह नित्य का प्रलाप था। उधर वह स्वप्न देख रहा था। ग्राम पाठशाला की भीड़ के बीच वह गर्व से झूमता भाषण दे कर रहा है। मेमने को गोद में लिए दुर्गी को देखते ही भाषण कंठ में अटक क्यों गया। सब हंस रहे हैं, कोई भी ताली नहीं बजाता, एक भी माला गले में नहीं पड़ती। माँ, उसने आंखें खोल दी। कपोलों पर आंसू की धार बहने लगी। क्या है मेरे राजा? बुढ़िया ने पुत्र के वेदना विधुर चेहरे को कांपते हाथों में भर लिया। सुनते नहीं हो हरामियों? बुढ़िया छाती पीट पीट कर फिर चीखने लगी। हाय, जब मंत्री था तब कितनी मालाएं लेकर भागते थे उसके पीछे। आज एक माला के लिए तरस रहा है मेरा बेटा। पर वह नहीं तरस रहा था। वह फिर सपना देखने लगा था। हंसती मुस्कुराती दुर्गी वैसी ही लाल बुरुंश की माला हाथ में लिए उसे पहनाने चली आ रही थी, जैसी कभी उसने अपने मेमने को खिला दी थी। मंत्री ने दोनों कांपते हाथ जोड़े और गर्दन बढ़ा दी। हाथ शिथिल होकर छाती पर गिर पड़े, पर माला पहनने को बढ़ी गर्दन उसी विजयी मुद्रा में खिंची रह गई। अभी आप सुन रहे थे कहानी पुष्पहार। लेखिका थी शिवानी। अगर आपको कहानी पसंद आए, और वो कहानी तो आएगी ही, अगर मेरा वाचन पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको मेरी स्वयं की भी कहानियाँ हैं। मैंने अपनी 6 पुस्तकें लिखी हैं, 7वीं जो है पब्लिश हो जाएगी कुछ समय बाद में, पूरा मैटर तैयार है। और मैं अपनी इस चैनल पर अपनी ही कविताएं और कहानियाँ जो है डालती हूँ। तो आप जो है मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको अगर साहित्य का भी रुचि है तो और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो।